हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। आज हम क्लास 8 आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी तक हम आगे वाले वीडियोस में इन टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। इसमें हम केमिस्ट्री लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री के एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनके हम सिंबल्स और फार्मूला सीख रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बनाना सीखेंगे और उनको किस तरह से बैलेंस करते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो टॉपिक कवर कर लिए हैं इस चैप्टर में वो हैं एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स, फिर हमने कंपाउंड्स एंड देयर फॉर्मूलेज भी देख लिए हैं, वैलेंसी देख ली है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, वैलेंसी ऑफ आयंस, रेडिकल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स, कि 4 स्टेप्स होते हैं केमिकल फार्मूला लिखने के लिए। हमने बहुत सारे कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला लिख के देखा था और फिर हमने ये भी देखा था कि केमिकल फार्मूला लिखने का क्या सिग्निफिकेंस है, हम केमिकल फार्मूले से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आज इस टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस फ्रॉम वर्ड इक्वेशंस। मतलब जिस तरीके से एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं, कंपाउंड के केमिकल फार्मूले होते हैं, उसी तरह इक्वेशंस जो होती हैं, वर्ड इक्वेशंस होती हैं, उनको हम सिंबल्स के रूप में जब लिखते हैं तो वो केमिकल इक्वेशंस कहलाती हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक केमिकल इक्वेशंस फ्रॉम वर्ड इक्वेशंस। अ सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट एंड a chemical formula. A symbol is used to represent an element and a chemical formula is used to represent a molecule of a compound. symbol यूज करते हो आप एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हमें सोडियम है उसको रिप्रेजेंट करना है तो हम Na लिख देते हैं, पोटेशियम है उसको रिप्रेजेंट करना है तो हम K लिख देते हैं। उसी तरीके से अगर आपको मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। जैसे आपको वाटर बताना है तो आप H2O लिख दोगे, आपको कार्बन डाइऑक्साइड बताना है तो आप CO2 लिख दोगे। CO2 को देख के आपको पता चल जाएगा कि आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, सिमिलरली अ केमिकल इक्वेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शंस यूजिंग सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूला। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूला। तो सिंबल्स और केमिकल फार्मूला का यूज करके हम ये बताते हैं कि ये रिएक्शन कैसे लिखी गई है, इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मतलब केमिकल इक्वेशन में हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और केमिकल फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वर्ड इक्वेशन हो गई, जैसे आपने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर लिखा है तो ये वर्ड इक्वेशन हो जाएगी। उसी जगह अगर तुमने हाइड्रोजन का सिंबल लिखा है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर, तो आपने क्या किया, एलिमेंट्स के सिंबल यूज़ किए, कंपाउंड का आपने फार्मूला यूज़ किया, केमिकल फार्मूला यूज़ किया और इस तरीके से आपने पूरी रिएक्शन को बता दिया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करती है तो वाटर बनता है। तो जब हम वर्ड इक्वेशन को उनके सिंबल्स और केमिकल फार्मूला की हेल्प से लिखते हैं तो ये केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये भी हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये भी हमारे लिए कन्वीनियंट होती है लिखना और इससे हमको देख के ही एट ए ग्लांस पता चल जाता है कि हम क्या कहने वाले हैं, कौन से रिएक्टेंट्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं और किससे के कितने आइटम्स इन्वॉल्व हैं केमिकल रिएक्शन में, राइट? Now, a chemical equation consists of reactants present on the left hand side, LHS, and products present on the right hand side. आपको पता है जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो ये वाली जो साइड होती है वो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है, ये वाली जो साइड होती है वो राइट हैंड साइड कहलाती है। जब भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो ये जो सोडियम और क्लोरीन है इस केस में रिएक्टेंट्स है, मतलब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन में। तो सोडियम और क्लोरीन जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आएंगे और जो इनको रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा राइट हैंड साइड में आता है। और फिर तुम्हारा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को कनेक्ट करने वाला एक एरो होता है जिसका मुंह प्रोडक्ट की तरफ होता है। मतलब ये एरो से ये पता चलता है कि ये दोनों रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए जो एरो हेड होता है वो प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट आउट करता है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो बीच में प्लस साइन हम लोग लगाते हैं, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं तो भी हम बीच में प्लस साइन लगाते हैं। तो अगर दो या दो से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स बने होंगे तो आप इसमें बीच में प्लस साइन लिखेंगे, फिर प्लस साइन लगाएंगे और आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम रिएक्टेंट में करते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं फिर से। अ केमिकल इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड। अ प्लस साइन इज यूज्ड बिटवीन द रिएक्टेंट्स
In case of product, a plus sign is used if more than one product is formed. An arrow is placed between the reactants and the products which points towards the product. ठीक है ना, तो वही मैंने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स लिखोगे, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखोगे. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ एरो जाएगा. एरो का जो मुंह होता है, जो हेड होता है, वो प्रोडक्ट की तरफ होता है और ये इंडिकेट करता है कि ये दो रिएक्टेंट्स अब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे. अगर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो इनके बीच में प्लस साइन आएगा. ठीक है. नाउ a word equation represent the chemical reaction using only the names of the reactants involved in the product form. जब हम word reaction लिखते हैं तो हम जो भी आपके reactant हैं या जो भी product बना है उसका नाम लिखते हैं. जैसे ये वाली जो equation है ये word equation है क्योंकि तुमने यहाँ पर सोडियम का पूरा नाम लिखा, क्लोरीन का पूरा नाम लिखा, जो प्रोडक्ट बना सोडियम क्लोराइड उसका भी आपने फुल नेम लिखा. तो जब आप नेम लिखते हो रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के तो जो ये रिएक्शन होती है ना ये क्या कहलाती है? वर्ड इक्वेशन कहलाती है. ठीक है. और अगर यही आपने वर्ड्स की जगह अगर हमने इसका सिंबल्स का इस्तेमाल कर दिया तो फिर ये क्या कहलाएगी? ये केमिकल इक्वेशन कहलाएगी. समझ में आया डिफरेंस वर्ड इक्वेशन में और केमिकल इक्वेशन में? वर्ड इक्वेशन में हम रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को उनके नेम से लिखते हैं, जबकि हम केमिकल इक्वेशन में सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं वो रिएक्शंस को लिखने के लिए. ठीक है ना. जो आपका रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा तो हम सिंबल से बताएंगे कि ये रिएक्टेंट है और ये इसका प्रोडक्ट है. क्लियर. स्टेप्स टू राइट अ केमिकल इक्वेशन. जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं? पहला स्टेप होता है जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या है? द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन अ केमिकल इक्वेशन विद अ प्लस साइन बिटवीन देम. रिएक्टेंट्स को आप हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हो. जैसे अभी हमने देखा था कि ऊपर वाली इक्वेशन में आप देखो कि जो आपका जो रिएक्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है. एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो बीच में प्लस साइन आ रहा है. तो द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन अ केमिकल इक्वेशन विद अ प्लस साइन बिटवीन देम. सेकेंड स्टेप क्या है? द प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड इन अ केमिकल इक्वेशन विद अ प्लस साइन बिटवीन देम. प्रोडक्ट को हम हमेशा क्या करते हैं? राइट हैंड साइड में लिखते हैं. ठीक है. और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो इसके बीच में प्लस साइन आएगा, है ना. तो ये वाली जो साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड हो कहलाती है और ये वाली जो साइड होती है वो राइट हैंड साइड कहलाती है. रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट में लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट हमेशा राइट में लिखे जाते हैं. एन एरो इज प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स टू इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. वही बात है, इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच हम एरो लगाते हैं जो कि ये बताता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन आपकी हो रही है. कभी कभी बहुत सारी इक्वेशन में आपको वन साइडेड एरो मिलेगा इस तरीके से. ठीक है ना, कि आपका एक जैसे इस ऊपर वाली इक्वेशन में आप देख रहे हो कि एरो तुम्हारा इस तरीके से है कि एक ही डायरेक्शन में वो दिखा रहा है. ठीक है ना. लेकिन अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, जैसे इस केस में रिएक्शन रिवर्सिबल है तो जो एरो होता है वो डबल हेडेड होता है. इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है और अगर कंडीशंस को रिवर्स करोगे तो प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हम इस प्रकार के एरोज लगाते हैं और जो वन साइडेड रिएक्शंस होती हैं उसमें इस तरीके के हम एरो लगाते हैं. राइट. तो आपको ये इन सर्टेन केसेस केमिकल रिएक्शंस have reversible arrows between the reactants and the product. A reversible arrow shows that the reaction can proceed in either direction. तो ये रिवर्सिबल एरो ये बताता है कि दोनों तरफ रिएक्शंस चलती हैं. अगर आपने कंडीशन को रिवर्स कर दिया तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी और कंडीशंस को आपने एज इट इज रखा तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी. तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आप ये वाला एरो यूज़ करोगे और वन साइडेड रिएक्शन में आप ये वाला एरो का इस्तेमाल करोगे. In a chemical equation, the physical state of reactants and products are indicated as follows. हम chemical equation में ना कभी कभी उसका physical state भी लिख देते हैं. जैसे कोई भी चीज़ solid है ना तो उसके आगे symbol S लगा दोगे. Solid state is indicated by the symbol S. Liquid state is indicated by the symbol L. ठीक है ना. Solid को आप small l से शो करते हो, liquid को small l से शो करते हो. एक्वस सोल्यूशन है मतलब किसी का भी सोल्यूशन आपने पानी में बनाया है तो एक्वस सोल्यूशन हम AQ से रिप्रेजेंट करते हैं. राइट. AQ लिख दोगे यानी कि एक्वस सोल्यूशन है, मतलब आपने इस चीज़ को पानी में घोला है. और गैशियस स्टेट को आप सिंबल स्मॉल g से शो करते हो. तो ये स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं. तो अगर आपको सॉलिड रिप्रेजेंट करना है तो स्मॉल s लीजिए, आपको लिक्विड रिप्रेजेंट करना है तो l लीजिए, आपको गैस रिप्रेजेंट करना है तो g लीजिए, और अगर आपको एक्वस स्टेट दिखानी है तो आप AQ लिख सकते हैं. राइट.
Any gas involved during a reaction is represented by an arrow pointing upwards. अगर रिएक्शन में गैस रिलीज होती है, गैस निकलती, सपोज करो हाइड्रोजन बनी रिएक्शन में या क्लोरीन बनी, तो गैस दिखाने के लिए हम अपवर्ड एरो शो करते हैं। मतलब एरो का साइन अगर ऐसा बना है, समझ लो कि जो चीज़ बनी है वो गैस है। Proceeding the chemical formula and any precipitate formed is shown by an arrow pointing downwards. और अगर कोई भी चीज़ नीचे की तरफ एरो है यानी कि precipitate बना है, precipitate होता है कि सॉलिड सब्सटेंस बना, सॉलिड प्रोडक्ट बना है आपका, है ना, जैसे आप दूध को फाड़ते हो तो पनीर बन जाता है ना, तो वो क्या कहलाएगा, precipitate कहलाएगा। तो हम precipitate को केमिकल रिएक्शन में डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं, और जबकि हम गैस जब रिलीज होती है तो ऊपर एरो से दिखाते हैं। मतलब गैस क्या होता है, गैस ऊपर की तरफ उड़ती है ना, तो जो अपवर्ड एरो होता है वो एक तरीके से ये गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये गैस है, ठीक है ना, तो एरो से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्लस हीट इन द प्रोडक्ट साइड। अगर कोई रिएक्शन हुई उसमें हीट रिलीज हुई तो आप प्रोडक्ट, जो आपके राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखा है वहाँ पे आप प्लस हीट लिख दोगे तो पता चल जाएगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इस रिएक्शन में हीट रिलीज हुई है। That is the right hand side of the chemical equation. And endothermic reaction is indicated by writing plus heat in the reactant side. उसी तरीके से अगर आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब आपको उल्टा हीट देनी पड़ रही है, मतलब सब्सटेंस ने हीट एब्जॉर्ब करी है, हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो हीट आपका रिएक्टेंट के साथ आएगा, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है तो इसके साथ हीट आएगा और फिर आपका प्रोडक्ट आएगा, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट ऐसा आता है और प्रोडक्ट के साथ हीट आपकी लिखा जाता है। क्लियर? तो इसमें एक छोटा सा बॉक्स भी इन्होंने दिया है, उसमें क्या लिखा है इन्होंने, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। आपको पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब करता है फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। एक्सो मतलब होता है निकलना, एंडो मतलब होता है अंदर जाना, एब्जॉर्ब करना। तो एक्सोथर्मिक में रिलीज होती है, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर एक टर्म बार बार आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट चेंजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इज इन इटसेल्फ इज कॉल्ड अ कैटलिस्ट। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है कैटलिस्ट की, इसको एज इट इज याद करो। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है। अधिकतर बच्चे इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं कि कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जनरली कैटलिस्ट का काम होता है कि केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देना, उसकी स्पीड बढ़ा देना, लेकिन कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो स्पीड को स्लो कर देते हैं। इसलिए हमारा जो चीज़ आएगा वो चेंजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखना ज़्यादा सही होगा, या ऑल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखना ज़्यादा सही होता है बजाय इसके कि इंक्रीजेस या डिक्रीजेस का टर्म यूज़ करो। बिकॉज कैटलिस्ट्स कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन as well as they can decrease the rate of reaction. So instead of writing that catalyst increases the rate of reaction, you should write down a substance that changes the rate of reaction, ठीक है ना। तो changes या alters the rate of chemical reaction। तो catalyst वो substance होता है जिसको अगर आप chemical reaction में डालोगे तो chemical reaction का जो speed होता है वो change हो जाता है, या तो वो जल्दी हो जाएगा या देर में हो जाएगा। लेकिन कभी भी catalyst आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो जितनी क्वांटिटी में आप पहले लेते हो उतनी क्वांटिटी में बाद में भी आपको मिलता है, वो केमिकल रिएक्शन का हिस्सा नहीं होता है। बस उसका काम होता है केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर देना, या तो फास्ट कर देना या फिर स्लो कर देना, राइट। Sometimes the pressure, the temperature and the catalyst used in the reactions are also indicated in the chemical equation by writing them above or below the arrow sign. कभी कभी आप कुछ आपकी रिएक्शंस होती है उसमें कितना टेम्परेचर लिया आपने, कितना प्रेशर लिया, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया, ये भी होता है। तो ये चीज़ हम क्या करते हैं, हम जो एरो होता है ना, एरो के ऊपर लिख देते हैं। जैसे तुम लोगों ने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन वगैरह देखा होगा, या बहुत सारे रिएक्शन ऐसे देखते हैं हम लोग जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एरो के ऊपर लिख देते हैं। सपोज करो ये रिएक्टेंट है A+B और हमने एरो बनाया, ठीक है, ये एरो हमने बनाया और ये हमने प्रोडक्ट C+D लिख दिया। तो इस एरो के ऊपर हमने लिख दिया कि 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेना है, या 76 mm ऑफ Hg हमको प्रेशर लेना है, या हम लिख देते हैं कि इसमें हमने मॉलिबेडेनम कैटलिस्ट यूज़ किया है। तो एरो के ऊपर हम ये तीनों चीज़ें लिख देते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और आपने जो भी कैटलिस्ट यूज़ किया है, ठीक है। तो इस तरीके, तो आगे चल के जब आप पूरी प्रॉपर कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस देखोगे ना तो उसमें आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। आपको रिएक्टेंट्स देखने को मिलेंगे, आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, आपको स्टेट देखने को मिलेगी, उसमें लिखा है सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि एक्वस सोल्यूशन है, ये भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा।
आपको कंडीशंस भी देखने को मिलेंगी कि प्रेशर आपने कितना लिया, टेम्परेचर कितना है, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया, है ना। ये भी देखने को मिलेगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट रिलीज हुई है कि एब्जॉर्ब हुई है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। लेकिन जब हम सिंपल इक्वेशंस पढ़ रहे होते हैं तो हम इतनी ज़्यादा जानकारी हम अपनी इक्वेशंस में नहीं लिखते हैं। तब हम सिंपल जो कौन से रिएक्टेंट्स हैं उनका सिंबल लिखते हैं और क्या प्रोडक्ट बने हम उनका सिंबल लिखते हैं। हम उसको स्टेट वगैरह में उतना मेंशन नहीं करते हैं। लेकिन जब हमको प्रॉपर कंप्लीट इक्वेशन लिखनी पड़ती होती है तब हम ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं और सब चीज़ लिख के फिर आंसर देते हैं, राइट। बेस्ड ऑन द अबव मेंशन स्टेप लेट अस राइट सम ऑफ द केमिकल इक्वेशंस इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे जो स्टेप्स अभी तक हमने सीखे उसके हिसाब से हम कुछ केमिकल रिएक्शंस लिख के देखते हैं, ठीक है ना। पहला वो क्या है आपका, पहला आपका दिखा रहे हैं कि हाइड्रोजन कंबाइंस विद, पहले जो लिखा है ये ना वर्ड इक्वेशन लिखी है कि हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका नाम लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, इसने वाटर दिया। अगर हमने हाइड्रोजन को उसके सिंबल से लिख दिया तो ये एक चीज़ क्या हो जाएगी, ये उसकी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। और अगर हमने पूरा नेम लिख दिया है एलिमेंट्स का तो ये क्या हो जाएगी, वर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से उन्होंने सेकंड दिया है, मीथेन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर आपने नेम लिखा है तो वर्ड इक्वेशन है। अगर आपने मीथेन का फॉर्मूला लिख दिया CH4, ऑक्सीजन का आपने फॉर्मूला लिख दिया O2, कार्बन डाइऑक्साइड का लिख दिया CO2, वाटर का लिख दिया H2O, अगर आपने इसके फॉर्मूले के बेस में इसको लिख दिया या इनके सिंबल्स के बेस में इसको लिख दिया तो फिर ये क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। लेकिन अभी ये जो केमिकल इक्वेशन दी गई है ना, ये इक्वेशन अभी बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है ना। ये इक्वेशन में हमने बस लिख के बता दिया है कि किस तरीके से हम वर्ड इक्वेशन लिखते हैं और किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हो जैसे इस इक्वेशन में हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड में 2 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 है लेकिन राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 है। सेम इसी तरीके से आपके इस वाली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन 1 है तो राइट हैंड साइड में भी 1 है, तो ठीक है। हाइड्रोजन 4 है लेकिन इस राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 है लेकिन राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 3 है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों इक्वेशन अभी बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। आपकी इक्वेशन तभी सही मानी जाती है जब वो पूरी तरह से बैलेंस्ड होती है। बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि राइट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही राइट हैंड साइड में भी होते हैं। जब आप अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हो तो उसको हम स्केलेटल या अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है इसमें। Note that in the first reaction, the number of atoms of hydrogen and oxygen on the left hand side and the right hand side are not equal. ठीक है ना। In the second reaction also the number of atoms of hydrogen, oxygen and carbon on the left hand side and the right hand side are not equal. The chemical equation that has an unequal number of atoms of one or more reactants and product is called स्केलेटल और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, अगर केमिकल इक्वेशन में आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई एक एटम या सारे एटम्स का जो नंबर है वो सेम नहीं होता है तो फिर वो आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है। द इक्वेशन गिवन अबव वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के खिलाफ होती है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना मैटर बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, उसका तो बस फॉर्म चेंज होता है, वो एक रूप बदल के दूसरा रूप ले लेता है। ये होती है तुम्हारा, ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना मास आपका रिएक्शन के पहले था उतना ही मास आपका रिएक्शन के बाद होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में जितने थे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए। दिस मीन्स दैट द टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। तो मतलब रिएक्टेंट का जो मास है, टोटल मास है, वो प्रोडक्ट के टोटल मास से मैच होना चाहिए, बराबर होना चाहिए उसके। अगर बराबर नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप फॉलो नहीं कर रहे हो। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही प्रोडक्ट्स में भी होने चाहिए, यानी कि हमारी इक्वेशन को बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है मतलब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रही है, राइट। नाउ नीड फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, क्या ज़रूरत है, टू मेक द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वी बैलेंस एन इक्वेशन। देखो
नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में बराबर हो जाएं, इसके लिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। द केमिकल इक्वेशन दैट हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन की डेफिनेशन इन्होंने दे दी है कि बैलेंस्ड इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट्स में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होते हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में हैं, तब उसको हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे इक्वेशन को बैलेंस करने का, उतना आपको ये इक्वेशन आएगी। जब भी आप बैलेंसिंग सीख रहे हो, आप कॉपी पेन लेके बैठो, उसमें रिएक्शन लिखो, अपने आप से नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करो और आप अपना उसमें थोड़ा सा आप आइडिया लगाओ कि कौन सा नंबर लिखने से हमारे वो एटम्स मैनेज होंगे। ठीक है, कैसे हम करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन दिस पर्टिकुलर पोर्शन नीड्स प्रैक्टिस। मतलब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन में, उतना आप आसानी से बैलेंस कर पाएंगे। और अगर आप सोचोगे एक बार हम देखेंगे सुनेंगे और हमको इक्वेशंस को बैलेंस करना आएगा, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप भी इसको इक्वेशन को बैलेंस करते चलिए साथ में। Now, balancing a chemical equation, let's learn to balance chemical equation by applying the atomic theory and the law of conservation of mass. तो atomic theory और law of conservation of mass को हम अप्लाई करते हुए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि ये थ्योरी है क्या। एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है? द एटॉमिक थ्योरी स्टेट्स दैट एटम्स ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन डू नॉट चेंज। एटॉमिक थ्योरी ये बोल रही है कि तुम्हारी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके एटम्स चेंज नहीं होते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स ओनली शेयर और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं ताकि नए कंपाउंड्स बनाएं। Therefore, we can say that the number of atoms of each element must be equal on both the sides of the chemical equation. इसलिए एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स आपकी बोथ द साइड ऑफ रिएक्शंस में बराबर होनी चाहिए। मतलब रिएक्टेंट्स में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में होने चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी जो कंपाउंड होता है, कोई भी मतलब जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं, है ना। वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं या गेन करते हैं, इस तरीके से नया कंपाउंड बनता है। तो नंबर ऑफ एटम्स, जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो रिएक्टेंट में विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना। यूजिंग दिस फैक्ट वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। नाउ स्केलेटल और अनबैलेंस्ड इक्वेशन आर बैलेंस्ड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे मैंने आपको बताया हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसका कोई श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं होता है। आप इसमें बस अपना आइडिया लगाते हो कि हम कौन सा नंबर लिखें या उसको बैलेंस कर दें। करते करते प्रैक्टिस करते करते हमको आ जाता है। एक आध इक्वेशन टफ होती है तो फिर वो हमको थोड़ी लर्न करनी पड़ती है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द इक्वेशन को हम थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करते हैं कि 2 से करें मल्टीप्लाई कि 3 से करें, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। ठीक है ना। एक एक्स्ट्रा बॉक्स दिया है, व्हाई इज देयर नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, है ना। क्यों इक्वेशन को बैलेंस करना है? ताकि नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना। फॉलोइंग रिएक्शंस दी है इन्होंने। कैल्शियम क्लोराइड सोडियम फॉस्फेट से रिएक्ट करके कैल्शियम फॉस्फेट और सोडियम क्लोराइड बना रहा है, इसको बैलेंस करो और ये वाली इक्वेशन को बैलेंस करो। लेकिन ये इक्वेशन को बैलेंस करना तो आपका होमवर्क होगा। पहले हम सिंपल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं, क्योंकि इस एकदम शुरुआत में ही अगर आप टिपिकल इक्वेशन लोगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं। पहले आप सिंपल वाली सीखो और फिर जब आपको वो अच्छे से आ जाएगी तो फिर आप ये वाली सीख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये आपके इक्वेशन कैसे बैलेंस हुई, और देखती हूँ मैं कितने बच्चे इसको बैलेंस करना सीखते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हम पहले सिंपल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और वाटर बना रहा है। ठीक है, ये आपकी वर्ड इक्वेशन है कि हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है ना, इसलिए इसके पीछे प्लस साइन आ रहा है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? वाटर। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा? पहले तो आप वर्ड इक्वेशन लिख दो, है ना। वर्ड इक्वेशन क्या लिख दिया हमने? वर्ड्स में लिख दिया। जो वर्ड यूज हुआ कि हाइड्रोजन कंबाइंस में मतलब प्लस, ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर। ठीक है, सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? सेकंड स्टेप में आप हाइड्रोजन का सिंबल लिखो H2, फिर प्लस साइन लगा दो, फिर ऑक्सीजन का सिंबल लिखो O2,
एरो लगा दो और फिर वाटर का फॉर्मूला लिख दो H2O। अभी हमने जो पिछले वाले वीडियोस में हमने सीखा है किस तरीके से केमिकल फार्मूला लिखते हैं, आपको वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आप इस वक्त जब आप केमिकल इक्वेशन लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। तो जब आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आप उससे पहले आप ये चीज़ होमवर्क करोगे, पहले तो आप सिंबल लर्न करोगे, उनकी वैलेंसीज लर्न करोगे, केमिकल फार्मूला लर्न करना सीखोगे, कॉमन कंपाउंड से केमिकल फार्मूले आपको आने ही चाहिए, फिर आप वर्ड इक्वेशन लिखोगे और फिर हम इसको बैलेंसिंग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या था इक्वेशन कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना रहा है। पहले आपने वर्ड्स में लिख लिया, इनके नेम लिख के, दूसरे स्टेप में आपने इनके सिंबल्स लिख दिए, हाइड्रोजन का सिंबल H2 हो गया, ऑक्सीजन का O2 हो गया और वाटर का H2 हो गया। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम इस तरीके से करते हैं कि दो कौन कौन से इस इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट है, दो ही एलिमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो हमने क्या लिया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स कितने हैं और नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितने हैं। फिर हम दो कॉलम बना लेंगे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने आइटम्स हैं, यहाँ पर 2 लिखा है ना, यानी कि 2 हैं। रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं, तो मतलब 2 है। ठीक है, फिर आप प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो हमने 1, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा, यानी कि ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है, तो अभी आप देखो कि हाइड्रोजन तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में 2 है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो अनबैलेंस्ड है। रिएक्टेंट में 2 है लेकिन आपके प्रोडक्ट में 1 है, तो हमको पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर 1 है, इसको 2 करने के लिए यहाँ पे यही वाली इक्वेशन देखो, इसमें आपको 2 करना है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 लाने के लिए हम नीचे 2 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हमको ये आगे 2 लिखना पड़ता है। ठीक है, हाँ, अब हमने जैसे इसमें आगे 2 लिखा तो हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, यहाँ पे भी 2 आ गया और यहाँ पे भी ऑक्सीजन हमारी 2 हो गई, क्योंकि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ना मल्टीप्लाई होता है बेटा। तो 2 यहाँ पे 1 है ना, अंडरस्टूड, 2 1 जा 2, मतलब ऑक्सीजन 2 हो गई। लेकिन ऑक्सीजन तो 2 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन देखो आपकी 2 2 जा 4, ये दोनों नंबर ना मल्टीप्लाई होते हैं। आपका ये आगे वाला नंबर मॉलिक्यूल का नंबर होता है, ये नीचे वाला जो छोटा वाला नंबर होता है ना सफिक्स, ये आपका एटम्स बताता है। तो मॉलिक्यूल के नंबर को, एटम के नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। जब हमने 2 यहाँ लिखा तो ऑक्सीजन तो हमारा 2 हो गया, लेकिन हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 2 जा 4, जबकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन अभी 2 ही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन के आगे भी 2 लगा देंगे। अब देखो ये हो जाएगा, ये भी हो गया 2 2 जा 4, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई, है ना। तो जब बैलेंस इक्वेशन तुम लिखोगे तो तुम्हारा क्या किस तरीके से हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम तुम्हारे यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 है, नहीं, जब हमने पूरा बैलेंस कर लिया तो हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स रिएक्टेंट में 4 है, प्रोडक्ट में भी 4 है, ऑक्सीजन में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बैलेंस करते हैं। तो हम पहले कोई एक एलिमेंट पकड़ लेते हैं, उसको बैलेंस करते हैं और फिर हम उसको ही देखते हुए दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब हम ये सेकेंड इक्वेशन लिख रहे हैं, मीथेन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो बस यही स्टेटमेंट लिख के आएगा। ठीक है ना, अब तुम्हें पता होना चाहिए भैया मीथेन को हम CH4 लिखते हैं, बर्न्स इन एयर मतलब O2 आएगा, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 है और वाटर मतलब H2O है। पहले तो तुम वर्ड इक्वेशन लिख लो कि मीथेन प्लस बर्न्स इन एयर। अब बच्चे सोचेंगे एयर को क्या लिखना है, वो यहाँ पे एयर लिख देंगे, एयर नहीं लिखना है। जब भी हम बोलते हैं बर्न्स इन एयर मतलब आएगा आपका क्या, ऑक्सीजन। तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये तो सीधा सीधा है, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, इसलिए बीच में प्लस साइन है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है ना, इसमें इसलिए प्लस साइन है। जब हम इनके फॉर्मूले लिखेंगे तो मीथेन का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए कि मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। ऑक्सीजन को हम हमेशा O2 लिखते हैं, कभी भी ऑक्सीजन को O नहीं लिख के आओगे। O कब लिखना है, वो कुछ स्पेशल रिएक्शंस होती हैं, वहाँ पे मेंशन किया जाता है कि आपको नेसेंट ऑक्सीजन लेना है, तब हम O को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। वरना हम कभी भी अगर जनरल में ऑक्सीजन लिखेंगे तो हमेशा उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में यानी कि O2 लिखते हैं। ठीक है, तो आपने O2 लिख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है CO2 है, वाटर भी आपको पता है H2O है। अब इस इक्वेशन में आप देखो कि कौन कौन से एटम्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है ना, कौन कौन से कार्बन है, इसको हम पहले अच्छे से लिख लें। देखो इस वाली इक्वेशन में क्या है आपका, कौन कौन से एटम्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आपका रिएक्टेंट के साइड में कार्बन कितना है, 1। ठीक है, प्रोडक्ट के साइड में आपका कार्बन के एटम्स कितने हैं, 1। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट के साइड में, 4। प्रोडक्ट के साइड में कितना है, 2।
ऑक्सीजन रिएक्टेंट की साइड में कितना है 2 और प्रोडक्ट के साइड में कितना है 3। तो देखो नंबर ऑफ एटम्स आपके कार्बन के तो बैलेंस्ड हैं लेकिन हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के बैलेंस नहीं हैं, तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी एक चीज़ को हम पकड़ के चलेंगे तो हम उसको कैसे करेंगे कि हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन क्या हो गया 2 2 ज़ा 4, तो अब यहाँ पे भी 4 हो गया और यहाँ पे भी 4 है। अब हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब लेकिन जब हमने 2 यहाँ पे लगाया है तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया और ये वाला भी 2 है तो 2 + 2 ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन इस साइड तो ऑक्सीजन अभी 2 ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे हम ऑक्सीजन के आगे हम 2 लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो गया, राइट हैंड साइड में देखो 2 ऑक्सीजन ये है और 2 ऑक्सीजन ये है तो 4 ही हो गया, तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। और कार्बन तो हमारा ऑटोमेटिकली बैलेंस था, 1 कार्बन तो ये हो गया। तो यानी कि अपनी बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी CH4 + 2O2 गिव राइज टू CO2 + 2H2O। ठीक है, देखो यही इन लोगों ने भी किया होगा, हम इसको देखते हैं। ठीक है ना, तो इस साइड भी हम देख रहे हैं कि वही जैसे हमने किया वैसे इन्होंने किया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 1 थे, हाइड्रोजन 4 और 2 था, ऑक्सीजन 2 2 था। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन तो 4 हो गया लेकिन ऑक्सीजन आपका डिसबैलेंस है अभी भी, तो फिर इन्होंने यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 से कर दिया और फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब बैलेंस हो गए। और आपका जो केमिकल इक्वेशन है आपका यहाँ पर देखो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स में कार्बन 1 1, हाइड्रोजन 4 4 और ऑक्सीजन 4 4 हो गया। तो ये दोनों साइड आपके जब रिएक्टेंट्स के एटम्स और प्रोडक्ट्स के एटम्स बराबर आ जाते हैं हर एक एलिमेंट का, है ना, टोटल नहीं देखते हम लोग, हर एक एलिमेंट बराबर आ जाता है कि कार्बन 1 1 है, हाइड्रोजन 4 4 है, ऑक्सीजन 4 4 है, तो फिर ये क्या कहलाती है बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन को फिर हमने CH4 + 2O2 गिव राइज टू CO2 + 2H2O लिख दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से इन्होंने फिर एक थर्ड एग्जाम्पल दिया है आयरन और ऑक्सीजन का। द रिएक्शन बिटवीन आयरन और ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक ना, यहाँ पे 3 ऑक्साइड मतलब यहाँ पे आयरन की वैलेंसी क्या दिखा रही है 3 दिखा रही है। तो आयरन का सिंबल क्या होता है Fe, ऑक्सीजन आप लिखते हो O2 गिव राइज टू आयरन ऑक्साइड। अब आयरन का यहाँ पे 3 लिखा है यानी कि आयरन की वैलेंसी 3 है, इसलिए ऑक्सीजन के नीचे 3 आ रहा है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए ये आपका आयरन कितना आ रहा है, आपका आयरन आ रहा है 2। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से देखो कि आयरन Fe ऑक्सीजन 2 और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Fe2O3। ठीक है, अब तुम नंबर ऑफ एटम्स का कैलकुलेट करो। आयरन रिएक्टेंट में 1 है जबकि प्रोडक्ट में आयरन कितना है 2 है, राइट। फिर आपका ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट में 2 है जबकि प्रोडक्ट में 3 है, यानी कि आयरन भी आपका अनबैलेंस्ड है और ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड है। तो अब इसको हमको बैलेंस करना है ना। तो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम आयरन के आगे 2 लगा दें। ठीक है ना, आयरन के आगे हम 2 लगा देंगे तो हमारा ठीक है आयरन बैलेंस हो जाएगा, लेकिन हमारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो हमको ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जिससे ये दोनों बैलेंस हो जाए। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि आयरन के आगे यहाँ पे 2 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 लगाया तो आयरन कितना हो गया 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। ठीक है, फिर तुम्हारा ऑक्सीजन कितना हो गया 2 3 ज़ा 6, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही है तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन के आगे क्या लगा देंगे 3, तो 3 2 ज़ा 6। तो अब देखो 3 2 ज़ा 6 ये हो गया, 2 3 ज़ा 6 ये हो गया, मतलब ऑक्सीजन 6 6 हो गया और आयरन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे भी 4 है, तो हमारा आयरन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आप सोचो कि सिर्फ हम 2 लगा देंगे और 3 लगा देंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप 2 से शुरुआत करते हैं तो आपका ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पाता। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 4 यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो गया और ये 6 हो गया, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे हमने 3 लगा दिया और 3 2 ज़ा 6 हो गया। देखते हैं इन लोगों ने कैसे किया है। ठीक है, इन्होंने भी देखो वही किया, आयरन के आगे 4 लगाया तो यहाँ पे 4 एटम्स आयरन के हो गए और 2 2 ज़ा 4 एटम्स यहाँ पे आयरन के हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 हो गया और यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ हो जाती है बैलेंस, है ना। तो इस तरीके से इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाती है। तो ये ट्रायल एंड एरर वाला आपका प्रोसेस होता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतने अच्छे से इसको बैलेंस करना आ जाएगा। तो आपको इसको करना सीखना पड़ेगा। खूब सारी इक्वेशंस लिख लो, फिर उसको देखो, यहाँ के नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो, रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के काउंट करो, फिर एक उनमें से कोई एक एटम सेलेक्ट कर लो कि पहले हम इसको बैलेंस करेंगे, जब ये बैलेंस हो जाएगा तो हम बाकी के, वो रैंडमली आप कोई भी आप एटम पकड़ के उसको बैलेंस करना सीख सकते हो। ठीक है ना, तो धीरे धीरे हमको वो चीज़ आ जाती है बैलेंस करना। ठीक है, तो उसी तरीके से उन्होंने बताया, रिएक्टेंट में 4 हो गया, प्रोडक्ट में 4 हो गया, 6 और 6, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन उन्होंने लिख दी कि 4 Fe
4Fe 3O2 गिव राइज टू 2Fe2O3, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन इन्होंने कौन सी ली, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम MgO लिखते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपका हम काउंट करेंगे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में दो ही एलिमेंट्स हैं ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम के एटम कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट में 1, और आपके प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितना है 1, आपके रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है 2, और आपके प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक है। अब हमारा मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है, लेकिन हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करते हैं। तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, और यहाँ पे भी 2 1 जा 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 लिखने से क्या हो गया कि आपका मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गया, जबकि यहाँ पे 1 है, तो ये 2 हो गया, ये 1 है, तो इसको भी 2 करने के लिए हम यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। तो अभी देखो मैग्नीशियम भी 2 हो, यहाँ रिएक्टेंट में मैग्नीशियम 2 हो गया, इस साइड भी मैग्नीशियम 2 हो गया, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है रिएक्टेंट में और आपके प्रोडक्ट में भी। तो इस तरीके से आपकी ये सिंपल सी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई, ठीक है ना। 2MgO2, तो देखो आपको ये आप 2MgO2 गिव राइज टू 2MgO है, तो आपका रिएक्टेंट में भी 2 है मैग्नीशियम, प्रोडक्ट में भी है, ऑक्सीजन में भी 2 है, और वो भी आपका प्रोडक्ट में भी है, ठीक है। ऐसे इन्होंने नेक्स्ट इक्वेशन ली है कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है आपका। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, क्लोरीन को लिखते हैं हम Cl2। जब ये बना तो हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे लिखोगे, HCl, है। अब रिएक्टेंट में देखो कौन कौन से आइटम्स है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना 2 है और क्लोरीन कितना है 2 है, जबकि प्रोडक्ट में आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों 1 1 आए हैं ना, ये एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है। तो इसको बैलेंस करना तो बहुत ईजी है, बस यहाँ पे आप 2 लिख दो। जैसे आप 2 लिखोगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए और 2 ही क्लोरीन, दो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में हो गए, 2 प्रोडक्ट में हो गया, और क्लोरीन भी आपका 2 यहाँ पे है रिएक्टेंट पे और 2 ही यहाँ हो गया, 2 1 जा 2। तो ये तो बहुत ही इजीली बैलेंस हो गई आपकी, है ना। तो कभी कभी इक्वेशन सिंपल भी आ जाती है बैलेंस करने के लिए, कभी भी टफ भी आ जाती है। तो आपको प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतने आसानी से आपको आ जाएगा। तो इतना भी टफ नहीं है, प्रैक्टिस करो तो आराम से आ जाएगा। तो H2Cl2 इन्होंने बस आगे 2HCl लगाया और आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। यही जो चीज़ हमने देखी कि हाइड्रोजन 2 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 2 हो गया, तो हमने ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दी। अब इन्होंने ये सारी इक्वेशंस दी हैं बैलेंस करने के लिए, ये आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपने इसको बैलेंस करना सीख गए तो आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे अब हम ट्राई करते हैं इसको बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और फिर बाकी आप ट्राई करिएगा, ठीक है। जैसे इसमें कार्बन कितना है आपका, हम ऐसे बना लेते हैं, है ना। कौन कौन से पहले तो एटम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में कार्बन कितना है 1, ठीक है। प्रोडक्ट में कार्बन कितना है 1, फिर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है 2 + 1 3। चल पहले हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है ना। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितनी है 1 2 3 लिख दिया, और प्रोडक्ट में कितनी है 1 2 3। तो भाई ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, 1 1 2 2 3 3, तो इसको तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है, ठीक है। दूसरा देखते हैं H2O2 गिव राइज टू H2O। तो कौन कौन से एटम है, हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन के हैं। हाइड्रोजन तुम्हारा रिएक्टेंट में कितना है 2, प्रोडक्ट में कितना है 2, ऑक्सीजन तुम्हारा रिएक्टेंट में कितना है 2, प्रोडक्ट में कितना है 1। तभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम प्रोडक्ट में भी 2 ले आते हैं, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे 2 लगाए तो ऑक्सीजन 2 हो गई हमारी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 लगाने से हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 4, तो हाइड्रोजन को 4, और जबकि हमारे रिएक्टेंट में कितना है 2 है, तो उसको भी 4 करने के लिए हम यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे 2 2 4 हो गई हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 2 4 हो गई, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर, आपका बैलेंस हो गया, राइट। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, आपका नाइट्रोजन गिव राइज टू अमोनिया, है ना। तो कौन कौन से 2 आइटम्स है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है 2, नाइट्रोजन कितना है 2, प्रोडक्ट में तुम्हारा हाइड्रोजन कितना है 3 और नाइट्रोजन कितना 1, दोनों ही अनबैलेंस्ड हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए देखो, जब भी 3 लिखा होता है ना, अगर उसको बैलेंस करना है ना तो आगे 2 लिख दो, ठीक है। और जहाँ पे 2 लिखा है उसको बैलेंस करना है तो 3 लिख दो, ये शॉर्टकट होता है, क्योंकि 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। तो ऐसा करने से क्या हुआ, हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 3 जा 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया। अच्छा, ऐसा करने से हमारा नाइट्रोजन ही बैलेंस हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2 हो गया और नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2 हो गया। तो जब भी 2 और 3 लिखते हैं ना, तो हम क्या कर देते हैं, उसको 3 से और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरीके से ये ईजिली हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं, आयरन प्लस HCl, है ना।
तो इस वाली इक्वेशन में क्या है, Fe आयरन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ठीक है ना। आयरन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में 1, हाइड्रोजन कितना है 1 और क्लोरीन कितना है 1। प्रोडक्ट में आयरन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और क्लोरीन कितना है 2। तो आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन अनबैलेंस्ड है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है जबकि यहाँ पे 1 है, तो उसको 2 करने के लिए हमने रिएक्टेंट के साइड में 2 लग दिया, तो हाइड्रोजन 2 हो गया। लेकिन जब हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 किया तो हमारा क्लोरीन भी 2 हो गया, तो हमें क्लोरीन भी 2 करना था, तो बस यहाँ पे 2 लगाया आपने, तो आपकी इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई। अब देखो आयरन 1 है, हाइड्रोजन इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 हो गया, क्लोरीन इस साइड भी 2 है और इस साइड भी 2 है, राइट। तो इस तरीके से ये वाली इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट है आपका आयरन प्लस वाटर गिव राइज टू Fe3O4 और H2O। तो ये वाला तो अब होमवर्क है, करके दिखाओ मुझे कि कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इजी है, कुछ नहीं है, आप लिख लो पहले कि आयरन के कितने हैं, कौन कौन से आयरन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। लेफ्ट हैंड साइड लिख लो कि रिएक्टेंट की साइड आयरन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, और आपके राइट हैंड साइड में आयरन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4 और हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है। तो आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ के आप बैलेंस करो। चलो ये थोड़े टफ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे 3 है आयरन, यहाँ पे 1 है, तो हमने यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, तो 3 आयरन हो गया। अब आपका ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है जबकि यहाँ पे 4 है, तो 4 लाने के लिए हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन आपका 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर जब हमने 4 लिया तो हाइड्रोजन आपका 4 2 8 हो गया, जबकि यहाँ पर 2 ही है, तो फिर हमको 4 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 3Fe प्लस 4H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस 4H2O, ठीक है। सो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, 3Fe प्लस 4H2O, तो आपका ये बैलेंस हो जाएगा Fe3O4 प्लस 4H2। अब देखो 3 आयरन यहाँ है, 3 आयरन यहाँ है, 4 1 4, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 4 2 8 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 4 2 8 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो इस तरीके से बैलेंस हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे करते हैं हम लोग। नाउ अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये वाला टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगी, और फिर आप इसको प्रैक्टिस करोगे और कुछ भी डाउट होगे तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आगे बाकी के जो 2-3 पेजेस बचे हैं उस चैप्टर के मैं उसमें कंप्लीट करूँगी। थैंक यू।